हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने 25 क्लासेस और ले रखी हैं जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं। क्योंकि ये 26वां क्लास है, आप इसमें डायरेक्ट आप समझने में थोड़ा सा असुविधा होगी। आप इस क्लास में कंफर्टेबल होने के लिए आप प्रीवियस क्लासेस करते हुए आएंगे, तब आपकी इकोनॉमिक्स की एक अच्छी समझ बन जाएगी। यदि आप हमको 2-3 महीने का टाइम देते हैं, यानी कि जो हमारे लेक्चर हो रहे हैं इसमें टाइम देते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी इकोनॉमिक्स आपको कठिन नहीं लगेगा, बल्कि आपको इतना इजी लगने लगेगा इकोनॉमिक्स। और फिर आपकी तर्क शक्ति, और यदि आप कंपटीटर हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में तो बेस्ट करेंगे ही, लेकिन आप यदि एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, आप बल्कि इकोनॉमिक्स को सीख रहे हैं, तो आप जो है बहुत ही मजबूत किरदार हो जाएगा आपका। आपकी एक अच्छी समझ हो जाएगी इकोनॉमिक्स को लेकर, कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। आप बहुत अच्छे एक समाज के एक मजबूत किरदार में से होंगे। आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे धीरे धीरे। और मैं समझाता ऐसे हूं कि हर व्यक्ति हमसे इंटरेक्ट होगा और सारी चीज़ें समझ जाएगा। तो हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स के बारे में। मतलब टैक्स का कितने प्रकार के हैं और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने जो पहला क्लासिफिकेशन आपको बताया था टैक्स का, वो प्रकृति के आधार पे 2 टैक्सेस मैंने बताए थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में जैसे इनकम टैक्स था, ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर में जैसे जीएसटी, ठीक है, इसकी चर्चा मैंने कर ली थी। अब हम रेट के हिसाब से, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस में रेट को आधार मानते हैं, दर को आधार, ठीक है, दर को आधार मानेंगे। अब इस क्लासिफिकेशन में हम दर को आधार मानेंगे, तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है प्रगतिशील, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। और दूसरा समानुपाती, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। और तीसरा है प्रतिगामी। अब हम आपको तीनों क्रम वाइज समझाते हैं कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, और इसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करते हैं। आपकी एक अच्छी समझ हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पीटी में। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है तो उसमें से ऐसे ही ऑप्शन डाले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रगतिशील में क्या होता है? प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम जो है, इसमें होता यह है कि जो गरीब लोग हैं उनसे ये प्रयास किया जाता है कि उनसे टैक्स ना लिया जाए, और लिया भी जाए तो बहुत कम मात्रा में लिया जाए। जो ज्यादा इनकम करते हैं उनसे टैक्स ज्यादा उनके ऊपर आरोपित किया जाए, यानी उनसे ज्यादा मात्रा में टैक्स लिया जाए। तो आप, मुझे लगता है कि प्रगतिशील समझ पा रहे होंगे। प्रगतिशील से तात्पर्य यह है कि जिनकी आय कम है उनसे यह प्रयास किया जाए कि टैक्स ना लिया जाए, यानी गरीब वर्ग से टैक्स ना लिया जाए। लेकिन यदि वो स्लैब में आते हैं तो उनसे टैक्स लिया जाए तो कम लिया जाए। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके ऊपर टैक्स की मात्रा भी बढ़ाई जाए। तो प्रगतिशील का ये है। प्रगतिशील अच्छा जो है एक तरीका है टैक्सेशन सिस्टम का, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं कि कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा जो टैक्सेशन सिस्टम है 2022-23 का, इसमें क्या है 2.5 लाख, 2.5 यानी 2.5 लाख तक छूट है, ठीक है। इस पे किसी को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हम आते हैं 2.5 लाख के ऊपर से, यानी कि अब ये ऐसे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको सही से लिखता हूं, 2.5 लाख के ऊपर फिर 2.5 लाख तक, इस पे 5% है,
यानी कि पहले 2.5 लाख छूट है, उससे ऊपर 2.5 लाख तक यानी 5 लाख तक फिर 5% है, फिर इसके ऊपर 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक यानी कि 7.5 लाख तक फिर 10% है। ठीक है, और फिर 2.5 लाख, इसके ऊपर 2.5 लाख का जो है फिर उनको 15% देना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर 2.5 लाख, 2.5 लाख का जो है ये देना है 20%। ठीक है, फिर इनके ऊपर 2.5 लाख, इनको देना होगा 25%। फिर इनके ऊपर 2.5 लाख जो है, 2.5 लाख, 2.5 लाख नहीं, इसको लिख लेते हैं 15 लाख के ऊपर, 15 लाख के ऊपर दिख रहा है, चलो मैं इधर लिख देता हूं। 15 लाख के ऊपर जो है, 15 लाख के ऊपर ये 30% है। ठीक, 30%। लेकिन इसमें कुछ छूटें हैं जहां पे छूट मिल जाती है, जैसे 2.5 लाख तक तो बिल्कुल छूट है, सभी के लिए छूट है। लेकिन जैसे इसके 2.5 लाख से आपने सुना होगा कि 5 लाख तक छूट है, तो वो जो इसकी धारा है, धारा 87A, धारा 87A, धारा 87A के तहत 5 लाख तक आपको छूट मिल जाती है। तो ऐसे उसमें कैटेगरीज की गई हैं कि जहां पे छूट मिलने का है। मैं ये जिक्र करना चाह रहा हूं कि प्रगतिशील कैसे है। देखिए, जो छोटे लोग थे, गरीब वर्ग था, यानी 2.5 लाख जिनकी इनकम है, उनको छूट दे दिया गया कि आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ रही है, वैसे वैसे ही उनका टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम का, ये एक तरीका है। अब आप समझें कि इससे भी आगे कुछ टैक्सेस लगते हैं। जैसे मान लेते हैं, क्योंकि जितनी आपकी आय बढ़ती जाएगी, भारत सरकार उतनी आपके ऊपर टैक्स लगाता जाएगा। जैसे एक केस में मान लेता हूं, मान लीजिए आपकी आय जो है 80 लाख रुपया, 80 लाख रुपया। ठीक, 80 लाख। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही भारत सरकार आपके ऊपर टैक्स बढ़ाता जाएगा। ये प्रगतिशील टैक्सेशन सिस्टम जो है, उसका ये सिद्धांत है। तो आप समझें कि मान लेते हैं, माना जो है आपकी जो टैक्स की वैल्यू आई, टैक्स की लाइबिलिटी जो आई आपकी, वो 80,000 रुपये आई, यानी कि आपको 80,000 रुपया टैक्स भरना है। ठीक है, तो ये आपका टैक्स वैल्यू आ गई। तो सरकार ये मानती है कि जैसे आप 80,000 रुपये जमा कर सकते हैं, 80,000 रुपये भर सकते हैं, तो आपको 1,500 और भरने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो सरकार क्या कहती है, चूंकि सरकार के पास पैसे की बहुत किल्लत है, पैसा उसे कैसे भी चाहिए, तो वो ढूंढता रहता है कि किस तरह से पैसे को हम बढ़ा सकते हैं, 2 पैसे की और अर्निंग हम लोग कहां से कर सकते हैं। तो वो अर्निंग के लिए हम यानी भारत सरकार सेस लगाती है। तो लेकिन सेस की जो प्रकृति होती है, वो जिस चीज के लिए सेस लगाया जाएगा यानी उपकर लगाया जाएगा, वो जो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो उसी में खर्चा किया जा सकता है। जैसे भारत सरकार ने मान लीजिए लगाया सेस एजुकेशन के लिए, तो जो एजुकेशन के लिए सेस लगाने पे हमें अर्निंग होगी, उसे हम और कहीं नहीं खर्चा कर सकते, उसको फिर एजुकेशन में ही हमको खर्चा करना होगा। तो सेस की ये प्रॉपर्टी है कि जिसके लिए सेस लगाया जाएगा, जो उससे अर्निंग होगा, तो उसी केस में हम जो है उसको खर्चा कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन में लगाया तो एजुकेशन में, हेल्थ के लिए लगाया सेस तो हेल्थ के लिए ही जाएगा। इस तरह से सेस की प्रॉपर्टी होती है। तो भारत सरकार ने ये देखा कि 80,000 ये टैक्स पे करेगा ही, तो क्यों ना इसके पास 1,500 का और बोझ बढ़ा दें, तब इसको बहुत दिक्कत नहीं होगी, ये तब भी पे कर देगा। लेकिन वो भारत के लिए काफी अच्छा, काफी ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि 2% इसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाते हैं, एजुकेशन सेस, शिक्षा के क्षेत्र के लिए इसके ऊपर 2% का सेस लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेस मूल अमाउंट पे नहीं लगेगा, सेस इस पे लगेगा। जो 80,000 रुपए इसको देना है, इसी पे 2% और लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1,600 रुपया। ये 2% सेस लगाने पे 1,600 रुपए अतिरिक्त इसको पे करना पड़ेगा।
तो अतिरिक्त पे करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 80,000 में 1600 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 81600। अब इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार ने देखा कि क्यों, जब ये 81,000 रुपए पे कर सकता है तो थोड़े दिन बाद इसके ऊपर एक और चार्ज लगा देता है। जब इसको कोई दिक्कत नहीं होती है तो सरकार को जब जरूरत पड़ती है पैसे, वो धीरे से थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ा देता है। तो अब क्या किया, 1% का हायर एजुकेशन सेस फिर से लगा दिया। हायर एजुकेशन सेस लगाया, अब किसके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर फिर से लगा दिया। हायर एजुकेशन सेस फिर से लग गया। अब कितना हो जाएगा, 800 रुपया और मिल गया, ठीक है, 800 रुपया और मिल गया। अब ये टोटल मिला के कितना हो गया, इतना रुपया, यानी 82,400 रुपए भारत सरकार को इससे आने लगा। तो ये जो इस तरह से छोटे छोटे कर लगाए जाते हैं सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए, और लेकिन जिस प्रयोजन से उसे लगाया जाता है वो खर्चा जो है उसी में किया जाएगा। इसलिए सेस का बंटवारा भी आपने देखा होगा कि सेस का बंटवारा राज्य में नहीं होता। जैसे इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेस और अधिभार ये दोनों जो है इसका बंटवारा नहीं करती है भारत सरकार, ये अपने पास ही रखती है। इसको अपने जिस प्रयोजन के लिए लेती है सेस को, वो उसी हिसाब से उसको खर्च करती है। अधिभार जबकि किसी को इंडिकेट करके नहीं लिया जाता है, अधिभार कहीं भी खर्चा किया जा सकता है। ठीक है, हमको लगता है कि आपको यहां पे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक केस हम और आपको सर्विस टैक्स को लेके समझाते हैं। सर्विस टैक्स, जब पहली बार सर्विस पे टैक्स लगाया गया तो वो 10% रेट पे था, ठीक है, लेकिन इसमें सेस कितना लगाया गया, एजुकेशन सेस जो है 3% लगाया गया, ठीक है, 10% टैक्स हो गया और 3% एजुकेशन सेस हुआ। तो ये कैसे निकाला जाएगा, 10% तो ये पूरा पूरा है, ठीक है, प्लस इसमें किया जाएगा 10% का 3%, ठीक है, ये जो होगा ये इसका एक्चुअल अमाउंट होगा। यानी कि 10% टैक्स प्लस जो है 3% जो सेस है, वो सेस मूल अमाउंट पर होता है, यानी 10% का 3% होगा, ठीक है, यानी कि जो ब्याज जो टैक्स लगा है उस पे सेस लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। और कुछ दिन के बाद सरकार चूंकि अवसर ही ढूंढती रहती थी किस तरह से हमको बढ़ाना है, तो सरकार ने क्या किया कि इस 10% के रेट को 12% कर दिया। 12% जब कर दिया तो 12% के ऊपर भी ऐसे सेस जो था वो लग जाएगा का 3%, ठीक है। थोड़े दिन बाद देखती रहती है सरकार कि किस तरह से थोड़ा सा मौका मिले तो थोड़ा सा और बढ़ा दे, तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया, कर दिया 14%। और चूंकि जान रहा था कि इतना मैंने बढ़ा दिया है, अगर मैं इसमें सेस भी लगा दूंगा तो अपोज होना शुरू हो जाएगा, तो उसने कहा कि ये जो 14% है इसमें सेस इंक्लूड है। फिर धीरे से जैसे ही मौका मिला तो उसने क्या लगाया, 0.5% का स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत सेस लगाया। तो अब ये हो गया 14.5%, ठीक है। अब उसके बाद फिर से थोड़े टाइम बाद जो है कृषि कल्याण सेस लगाया, दिखाई दे रहा है, कृषि कल्याण सेस लगा दिया, कितना, 0.5%। तो इस तरह से ये जाके 15% पहुंच गया, ठीक है। उसी टाइम जीएसटी आ गया, तो जीएसटी के स्लैब में क्या था, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब आप मुझे बताएं कि ये 15% था सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स जब 15% था, अब इसको किस स्लैब में रखा जाए, 12% में करते हैं तो 3% का नुकसान होगा, और भारत सरकार कभी नुकसान का सौदा कर नहीं सकता, क्योंकि भारत सरकार का हाथ तो लगातार तंग है, वो मजबूरी में उसको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। उसकी स्थिति यही है कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, और ये जब स्थिति होती है तो आदमी कुछ ना कुछ चाहता है कि कैसे मैं थोड़ा सा 2 पैसा और बढ़ा लूं जिससे हमको थोड़ा सा बोझ कम हो जाए। तो ये थोड़ा सा बोझ कम करने का मामला था, इसलिए ये 12% पे तो जा नहीं सकती।
तो ये 18% पे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि जब जीएसटी लागू हुआ तो सर्विस चार्ज बढ़ गया। जब जीएसटी, चूंकि पहले जो है 15% था जब जीएसटी लगने से पहले, लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ तो इसको 18% के स्लैब में रखा गया, तो इसलिए सर्विस टैक्स जो है बढ़ गया। सर्विस टैक्स के बढ़ जाने से जिसमें सर्विस क्लास की जितनी आप सेवाएं लेते थे उस पर 3% एक्स्ट्रा चार्ज लगने लगा। तो सर्विस क्लास का जो भी आप उपभोग करते हैं वो थोड़ा महंगा हो गया जीएसटी के लागू होने से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जीएसटी लागू होने से ये प्रॉब्लम आई है, यानी कि अब जीएसटी आने से ये महंगाई हुई है। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूं, आगे बताता हूं आपको। तो अब जब जीएसटी आ गया तो क्या जीएसटी में भी सेस लगता है क्या? तो जीएसटी में भी एक सेस लगता है, लेकिन वो जो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये जो स्लैब है इसमें इन पर सेस नहीं लगता है। इन चारों को छोड़ दिया जाता है। ये 28% जो है इस पे सेस लगाया जा सकता है। तो इस पे एक सेस लगा भी है। वो जो सेस लगा था अभी तक वो ये था कि कंपनसेशन से ये सेस था। कंपनसेशन सेस क्या होता है कि जो आप देख रहे थे कि गलत तरीके से जीएसटी लागू करने की वजह से जो नितिन गडकरी साहब ने जो है, सॉरी नितिन गडकरी, अरुण जेटली साहब ने जो जल्दबाजी में जीएसटी लागू किया कि राज्यों की जो मांग थी उसको मान लिया कि हमारा जो भरपाई होगी वो 14% जो ग्रोथ रेट है उसके अकॉर्डिंग भरपाई होगी। उससे जो लगातार क्षति हो रही थी, यानी कंपनसेशन जो देना पड़ रहा था, उस पे सरकार ने कंपनसेशन लगाया। लेकिन कंपनसेशन वो लगता किस पे है? जो मैक्सिमम रेट है 28%, इस पे कंपनसेशन लगाया गया। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि जब कोरोना टाइम आ गया तो जो ये कंपनसेशन जो होता था, जैसे ये कंपनसेशन जब लगाया गया था, कंपनसेशन सेस, तो कोरोना के आने के पहले यदि जो कमी रहती थी, ये कंपनसेशन जो सेस था वो उसको बैलेंस कर लेता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन कोरोना के आने के बाद ये जो 28% वाले स्लैब की वस्तुओं का उपभोग है बहुत ही घट गया। इनको कोई उपभोग भी नहीं करता था तो इस पे सेस भी नहीं मिलता था। सेस भी नहीं मिलता था, एक तो अर्निंग कोरोना टाइम पे भारत सरकार की गिर गई और उसके बाद जो है कंपनसेशन देना, तो ये बहुत ही भारत सरकार के लिए सरदर्दी का विषय बन गया। और जो ये कंपनसेशन का है इसको मैंने इसके प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में समझाया है, आप वहां समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी पर भी सेस लगाया जाता है। वो कंपनसेशन सेस अभी तक लगा हुआ था। ठीक है, भारत सरकार चाहे तो भारत सरकार चाहे तो सेस लगा सकती है। क्या जो राज्य सरकारें हैं वो भी सेस लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकती हैं। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट में सेस लगा हुआ है, एक गौ सेस लगा हुआ है। गौ गौ वंश के संरक्षण के लिए गौ गौ सेस लगा हुआ है। ठीक, ये इसकी इसका जो रेट है, रेट थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूं। तो गौ पे जो है सेस लगा हुआ है यूपी गवर्नमेंट पे। यानी कि कहने का मतलब है कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी सेस लगा सकती हैं। ठीक है, मैं अब आपके साथ अब हम आपको सरचार्ज बताते हैं, यानी अधिभार क्या होता है। सरचार्ज या अधिभार, ठीक है, ये भी जो है गरीब वर्ग के ऊपर नहीं लगाया जाता है, ये भी अमीर वर्ग के ऊपर ही लगाया जाता है जिनके पास अधिक आय है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिनकी आय 50 लाख से ऊपर 50 लाख से ऊपर है तो उनके ऊपर जो है अधिभार लगाया जाता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी की आय जो है वो 80 लाख रुपया है। ठीक है, कोई मान लीजिए कि 80 लाख रुपया है, 80 लाख है। ठीक है, और इनकी जो है टैक्स लाइबिलिटी मान लेते हैं एक्स है, यानी कि इनको जो टैक्स देना है वो एक्स देना है। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी मान लीजिए इनकी एक्स है, और जो इनके ऊपर अधिभार लगाया गया है, सरचार्ज लगाया है, वो मान लीजिए 10% है। इनके ऊपर मैंने लगा दिया 10% सरचार्ज। तो इनको कितना देना पड़ेगा? इनको जो सरचार्ज
और टैक्स मिला के देना पड़ेगा, वो टैक्स तो मान लीजिए एक्स देना ही है, लेकिन जो सरचार्ज देना होगा वो इस एक्स पे लगेगा, यानी एक्स का 10%, एक्स का 10% मतलब ये एक्स बाई 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा एक्स प्लस एक्स बाई 10, ये इतना जो है इनको देना पड़ेगा, ये अधिभार को जोड़ के, यानी कि अब इनको टोटल अमाउंट इतना देना पड़ेगा। ठीक है, सेशन का हम प्रारूप बताते हैं। एक समानुपाती, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये किसी भी देश में एप्लीकेबल नहीं है। कनाडा और ब्रिटेन में, यूके में देखने को कहीं कहीं मिलता है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में कहीं और एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आप इसको जान लें कि समानुपाती किस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि रेट जो होती है, दर, वो सब समान होती है, यानी रेट समान होती है, लेकिन मात्रा जो होती है, क्वांटिटी, वो सबकी भिन्न होती है। आप समझ गए, रेट जो है यानी दर जो है वो समान होगा, लेकिन मात्रा जो है भिन्न होगी। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और दूसरा कोई बी है, यहां पे टैक्स रेट मान लीजिए समान है 10%। ठीक है, 10%, और इनकी अर्निंग है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। ठीक है, और इनकी जो है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया है इनकी। इनकी 1 लाख है आय और इनकी 2 लाख, और इसमें जो है 10% जो है टैक्स रेट तय किया गया। तो ये कितना पे करेंगे, ये पे करेंगे 10,000 रुपया। ठीक है, और ये कितना पे करेंगे, इसका जस्ट डबल 20,000 रुपया। यानी आप देख रहे होंगे कि रेट समान है लेकिन मात्राएं भिन्न भिन्न है, इसको समानुपाती कहते हैं। यानी कि रेट तो समान होगा लेकिन मात्राएं भिन्न भिन्न हैं, ऐसे जो प्रकृति देखने को मिलती है उसको समानुपाती कहते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं है, यूके और कनाडा में थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, इसे हम समानुपाती कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे प्रतिगामी की तरफ। अब हम आपको अगला बताते हैं प्रतिगामी, प्रतिगामी, रिग्रेसिव। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिग्रेसिव कहते हैं। देखिए, जो प्रगतिशील वाला था, प्रगतिशील जो तरीका था, वो प्रायः देखा जाता है डायरेक्ट टैक्स में वो लगता है। प्रगतिशील जो तरीका है टैक्स का, वो जो है डायरेक्ट टैक्स में लगता है, लेकिन प्रतिगामी जो है इनडायरेक्ट टैक्स में लगता है। इसकी जो प्रकृति है वो ये है कि जो जिसकी आय कम होगी, यानी गरीब वर्ग के ऊपर ये ज्यादा टैक्स रेट लगाता है और अमीर वर्ग के ऊपर कम टैक्स रेट लगाता है। क्या ऐसा संभव है? यानी कि प्रतिगामी में ये होता है कि जो गरीब है उसके ऊपर उतना ही ज्यादा टैक्स लगाता है और जो अमीर है उनके ऊपर कम टैक्स लगाता है, तो उसे हम प्रतिगामी कहते हैं। ठीक है, प्रतिगामी में होता यह है कि जिनकी आय कम है, यानी जिनकी अर्निंग कम है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाता है, और जिनकी आय ज्यादा है उनके ऊपर कम टैक्स लगाता है। ये प्रतिगामी है। तो अब इसको समझें, उदाहरण से समझें तो कैसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इस पेन की कीमत मान लीजिए 10 रुपया है और इसमें 1 रुपए का इसमें टैक्स लगता है, भारत सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, 1 रुपए का टैक्स, यानी 10 रुपए की पेन है, इस पे 1 रुपए जो है टैक्स लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 रुपया जो है टैक्स का मैंने इधर लिख लिया। अब 3 व्यक्ति लेते हैं। एक ये गरीब आदमी है जिसकी आय जो है 10 रुपया है। ठीक है, ये बी जो उससे थोड़ा अमीर है, इसकी आय जो है 100 रुपया है। एक ये सी जिसकी आय थोड़ा इससे और ज्यादा है, उसकी आय 1,000 रुपया है। ठीक है, देखो इन तीनों को पे करना पड़ रहा है 1 रुपया, लेकिन टैक्स रेट आप देखें, जैसे सबने 1 ही रुपया पे किया, लेकिन इनकी आय 10 रुपया है तब भी इन्होंने 1 रुपया पे किया, इनकी आय 100 रुपया है तब भी इन्होंने 1 रुपया पे किया, इनकी आय बहुत ज्यादा यानी 1,000 है तब भी इन्होंने 1 रुपया पे किया। देखें आप, इन्होंने अपनी आय का 10% पे किया। ठीक है,
इन्होंने अपनी आय का 10% पे कर दिया और इन्होंने अपनी आय का सिर्फ 1% पे किया। 10 रुपए जिनकी आय थी, 1 रुपया देना पड़ा तो उन्होंने अपनी आय का 10% पे कर दिया। और इन्होंने जिनकी 100 रुपए आय थी, उन्होंने सिर्फ 1% पे किया। और इन्होंने जो है जिनकी सबसे ज्यादा आय है, इन्होंने अपनी आय का 0.1% पे किया। यानी ये गरीबों के शोषण की तकनीक है। लेकिन गरीबों के शोषण की तकनीक तो है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा तरीका नहीं इजाद कर पाई है सरकार या पूरा विश्व की प्रतिगामी जो तरीका है इसको भी प्रगतिशील तरीका अपनाया जा सके। तो नोबेल प्राइज जीतने का एक अच्छा मौका है कि आप जो है इस तरीके को ऐसा तरीका आप बना दें कि इनडायरेक्ट जो टैक्सेस लग रहे हैं वो भी प्रतिगामी ना होकर प्रगतिशील हो जाएं, ठीक है, प्रोग्रेसिव हो जाएं। तो अभी तक कोई ऐसा तरीका अपनाया नहीं जा चुका है, ना ही खोजा गया है। विश्व में सभी जगहों पर यही तरीका अपनाया जाता है। यानी कि प्रतिगामी में जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसमें जितना गरीब आदमी उतना ही ज्यादा उसके ऊपर टैक्स रेट है, और जितना ही अमीर आदमी उसके ऊपर उतना ही कम टैक्स रेट है। वो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि जैसे ये पेन है, इसका जो मान लीजिए 1 रुपए टैक्स रेट है, 1 रुपया टैक्स हो गया। अब इसकी ए जो गरीब आदमी है इसकी अर्निंग 10 रुपया है, तो इसने जो है 1 रुपए जो है इसके अर्निंग का 10% इसने टैक्स में पे कर दिया। और दूसरा 100 रुपया था तो इसने 1% किया, और जिसकी सबसे ज्यादा है उसने 0.1% टैक्स पे किया। अर्थात मेरे कहने का मतलब, आप जो है जो मैं काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में पढ़ा रहा हूं उसमें रेट को जो है ध्यान में रख के जो मैंने उसके प्रकार को बताए, प्रगतिशील, समानुपाती और जो है प्रतिगामी, मुझे लगता है कि आप लोग काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो, आप लोग पूछें हमसे, मैं आपको बहुत अच्छे से संतुष्ट करूंगा। मुझे लगता है कि जो हमसे जुड़े हुए हैं लोग, अगर वो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल होते चले जा रहे होंगे। यदि आपको इससे हमारे पढ़ाने से लाभ हो रहा है तो प्लीज आप जो है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको टाइम टू टाइम क्लास, कभी बंक ना हो, आपको क्लासेस मिलती रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।